हमारे जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट सर्विस जो है ना, उसको हमेशा ये तस्वर किया गया कि दिस इज द ओनली वे टू लाइवलीहुड। Aren't we, making the entire next generation handicapped intellectually? आपने बड़ी सही बात की है। कह रहे हैं कि उस इलाके के सबसे मेरिटोरियस बच्चे को आपने वहाँ टीचर लगा दिया। जो बच्चे उससे पढ़ेंगे वो उस इलाके में मेरिटोरियस हो सकता है, बट उसका अपना लर्निंग स्किल नेशनल लेवल पे या बड़े स्कूलों से या बेटर जो टीचर्स हैं वहाँ किस लेवल पे आता है वो। डोंट यू थिंक एक लेक्चर रह जाएगा? मेरा क्वेश्चन फिर वहीं पे है। मैं आपकी बात में तो ये काफ़ी दम है कि फिर हमें शायद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमीशन को वाइंड अप करना पड़ेगा। और जो सरफेसी एक्ट है आपको पता है कितना स्ट्रिंजेंट है। एकदम आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है, आपके घर को ताला लग जाता है और फिर उसके बाद आपके घर को बेच दिया जाता है। और 22 तारीख को मैं 22 अप्रैल को मैंने इलेक्शन से 4 दिन पहले 1 मिनट का वीडियो भी किया। मैंने जनता को बताया कि मैं पीके पुलिस साहब के दफ्तर में हूँ। एक्शन ठीक है सर, रात को मुझे मेल आती है उनकी 22 तारीख शाम को। 154 canals. It's a JDA land which is under encroachment. Media houses are running, banquet halls are being running. ये आप तथ्यों के आधार पे बात कर रहे हैं? मैं आपको अगर आप कहेंगे मैं लोगों के नाम भी ले लूँगा जिन लोगों ने मज़ा लिया। और मैं आपको सच्ची में कहूँ मुझे बहुत पिंच हो रहा था। मैं क्या मामला था, वसीम सादिक ननकाल साहब ने कहा था भाई एक टेंटेड एजेंसी जो है आपने उसको क्यों सिलेक्ट किया है। बात करते हैं वो आज इस बात के ऊपर क्यों नहीं बोलते कि क्या इस डुग्गर प्रदेश की किसी माँ ने कोई काबुल ऐसा प्रोफेसर नहीं पैदा किया जो इन 5 में से 3 यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर हो। कहीं ना कहीं अगर मेरी नाक के नीचे गलत काम हो रहा है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई शुड रिजाइन। Why am I clinging to a chair just because that is convenient for me, and now it is convenient for me to speak? I am speaking. I am not supporting any political party here. I think it is not the idea that way. But wasn't he also wrong on his part if something wrong was happening? उनको क्या उनके लिए मॉरली क्या उसको रिजाइन करना सही डिसीजन नहीं था उनका? लेकिन मेरे नोटिस में ये बात है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं तो आपकी इस बात से एग्री करता हूँ क्योंकि गाया हमने कश्मीरी खाइए और हमारा जम्मू की डेवलपमेंट नहीं हुई। उनके बात है। ठीक है, मैं उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूँ मेरे भाई सना सर की सड़क तो मुझे ठीक करके दे दो। मैं नहीं कह रहा पंचैरी, मैं नहीं कह रहा डुडू बसंतगढ़, मैं नहीं कह रहा गोल संगलदान, मैं एरिया में बनी है रेडियो स्टेशन के सामने, मैं क्यों ना कहूँ जो काम अच्छा हुआ है। लेकिन करप्शन है तो मैं कह रहा हूँ ना करप्शन है। एकदम that doesn't discount Mr. KG. No, he has done something wrong. Absolutely. Definitely. He should be put behind the bars if he's wrong. If he's in the red, he should. I always speak for rule of law. Absolutely. माना के जाने जहां लाखों में तुम एक हो, हमारे निगाहों के बीच कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर अगर फिरदौस बरोए ज़मीयस हमीयस तो हमीयस. The land whose history dates back to the times of Rishi Kashyap. The folklore of Nand Rishi and Lal Ded exemplify its poetic verse. Ladies and gentlemen, the land that is nourished by the ever-flowing rivers of Chenab and Jhelum. Yes, you guessed it right. I'm talking of Jammu and Kashmir, the crown of India. And today, we are here to discuss threadbare the political landscape of this troubled state, or so to say, the state that has seen the pangs of history, that has a checkered history, right from the insurgence of militancy in 1990s to the exodus of Kashmiri Pandits, and now the post-370 era, where we are seeing a lot of diverse perspectives. And to analyze this, आज हमारे साथ एक शख्सियत है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. उन्होंने अपने पॉलिटिकल एक्टिविज्म से काफ़ी ऐसे मसलों को उजागर किया है जो समाज में एक उत्कृष्ट एक दृष्टिकोण पैदा करने में काफ़ी सक्षम रहे हैं. Ladies and gentlemen, with absolute elation, I introduce to you our today's guest, Janab Sheikh Shakil Saab. Welcome to the podcast, sir. Thank you very much, Navjot ji. I'm grateful you have given me a chance to interact and to discuss Jammu Kashmir
and the various issues confronting Jammu and Kashmir. Sir, the honor and privilege is entirely ours, and we are grateful कि आपने अपने busy schedule में से कुछ वक्त हमें दिया. हम उसके लिए काफ़ी शुक्रगुजार हैं. So sir, we'll come to politics a bit later, but people know you as an activist or someone who raises कि समाज के जो issues को उठाने के लिए जानते हैं. बट आज हम बात करेंगे शेख शकील साहब की पर्सनालिटी, उनका बचपन कैसा रहा, वो कहाँ से आते हैं, उनके माँ बाप के बारे में, फैमिली के बारे में. तो आज हम आपके अंदर की जो व्यक्तित्व की जो यूनिकनेस आप उसको बाहर निकालेंगे. नवजोत जी, मैं रामनगर से आता हूँ. रामनगर एक तहसील हेडक्वार्टर है जो कि ज़िला उधमपुर में है. रामनगर को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो रामनगर मेरे डुग्गर प्रदेश की और ख़ास तौर पर डोगरी की कैपिटल मानी जाती है. एक बहुत ही तारीखी जगह, और रामनगर की धरती ने बहुत कंट्रीब्यूशन है. मैं आपको कहूँगा कि हमारे डोगरी के जितने भी शायर हैं, पोइट हैं, मैक्सिमम जो है वो रामनगर से हैं. मैक्सिमम साहित्य अकेडमी के जो डोगरी के जो अवार्ड्स हैं, मुझे लगता है कोई 70% वो रामनगर को गए हैं. रामनगर से डॉक्टर रतन कुडियार हैं, प्रोफेसर भीम सिंह हैं, राइट. बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात रामनगर से निकली हैं. और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जफाकश लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हुब्बुल वतनी में यकीन रखने वाले लोग हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो प्योर ब्लेंड है ना डोगरी का, वो आपको रामनगर पे मिलेगा. राइट. और रामनगर जो है, मैं आपको कहूँगा रामनगर से अगर आप ऊपर चले जाएं, जो हमारा पहाड़ी इलाका है वहाँ पे डुडू बसंतगढ़. यस यस. आज ही आपने एक्सेलशियर में देखा होगा डुडू बसंतगढ़ को बहुत खूबसूरत आर्टिकल आया हुआ है. डुडू बसंतगढ़ में आपको ये कहूँगा, और खनेड, ये इलाका कश्मीर से कम नहीं है. बिल्कुल सर. सिर्फ देवदार हैं, वहाँ स्नोफॉल भी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि डेवलपमेंट नहीं है नवजोत जी, उस वजह से रामनगर थोड़ा पीछे रह गया. अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा कि तारीखी इलाका है. मेरी पैदाइश रामनगर की है, फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स के जो मैं कहूँगा कि ज़रिया माश एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको जम्मू माइग्रेट करना पड़ा. मेरे फादर ने जम्मू में डिफरेंट जगहों पे प्राइवेट सर्विस की. आखिर में उन्होंने एक प्राइवेट फर्म में काम किया 40-50 साल रघुनाथ बाज़ार में. मेरी मदर वो स्कूल टीचर थी, रिटायर हो चुकी हैं. मेरे वालिद मोहतरम जो हैं उनका जुलाई 19 में इंतकाल हुआ. तो मेरी पैदाइश के बाद मैं ज़्यादा वक्त जो है मेरा वो जम्मू में गुजरा है. मैं आपको बता दूं, काफ़ी रेंटेड अकोमोडेशन में हम लोग घूमे हैं, 8-9 रेंटेड अकोमोडेशन. और अल्टीमेटली आकर हम जम्मू में, ये जो मोहल्ला है हमारा तारीखी मोहल्ला, उस्ताद मोहल्ला, तो यहीं पे मैं कहूँगा नवजोत जी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा मेरा यहाँ गुजरा है. मेरा बचपन यहाँ गुजरा है. इन गलियों में बहुत मुझे प्यार मिला. और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हर घर मुझे यहाँ पे अपना लगता है, महसूस होता है, उसकी खुशबू मुझे आती है. और दूसरी बात ये है, मैं आपको बताऊँ, जम्मू की खूबसूरती जो है वो ये है कि जम्मू एक गुलदस्ता है. हमारे मोहल्ले में मैं आपको ये कहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी लोग इकट्ठे मिलके रहते हैं. मेरे घर के साथ ही कोई 50 घर क्रिश्चियंस के हैं, मेरे ईसाई भाइयों के. राइट. और ये जो मोहल्ला है, जो मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि 47 में भी ये बिल्कुल यकजा था. यहाँ 47 में भी ऐसी कोई शिकायत नहीं थी. और वही प्यार, वही मोहब्बत, वही शफकत जो है वो यहाँ पे है. बचपन में हम यहाँ नगरोटा पार्क है हमारे घर के साथ, हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे. तो हमारे क्रिश्चियन भाई भी, मुस्लिम भी, सिख भी, सभी लोग, हिंदू भाई भी. तो हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ इस मोहल्ले में कि यहाँ कोई फ़र्क है हमारे आपस में. तो ज़िंदगी की इसी तरह रफ्तार चलती रही नवजोत भाई. और उसके बाद यहीं जम्मू में अलग अलग स्कूलों में तालीम हासिल की. और अल्टीमेटली शौक़ था डॉक्टर बनने का. मैं आपको सही बात कहूँ, मेरे वालिदैन का भी. लेकिन मुकद्दर में सफ़ेद कोट नहीं था. शायद
काला कोट मेरे मुकद्दर में था, बहुत कोशिश की। मैं ये कहूँगा काला कोट आपको ज़्यादा चुस्ता है। तो मुकद्दर मुझे ले गया अदालत में काले कोट की ओर। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस मालिक का कि कई बार मैं अब सोचता हूँ कि शायद अल्लाह ने मुझे सही जगह पहुँचाया। शायद मैं डॉक्टर की बात की तो मैंने भी 12th में मेरा एक नंबर से MBBS मिस हुआ था, तब जी। बहुत दुख हुआ था। लेकिन अभी लगता है कि दैट वाज एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज वी आर नॉट कट विद दैट क्लॉथ। बिल्कुल। या और मैं आपको सही में कहूँ, मैंने 95 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। राइट सर। एक जम्मू शहर के, मैं कहूँगा जम्मू शहर की क्या, हमारी उस वक़्त की, हमारी रियासत के एक बहुत ही टावरिंग पर्सनैलिटी जसवंत सिंह कोतवाल, सीनियर एडवोकेट, राइट। मुझे उनका शागिर्द बनने का, मैं ये कहूँगा, एजाज़ हासिल हुआ। और 5-6 साल मैंने उनके साथ काम किया। और सिंस 2000 मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं नवजोत जी आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे इस प्रोफेशन ने जो दिया है, मैं आपको बताऊँ कि शायद 2% भी शायद मैं रिटर्न ना कर पाया हूँगा। लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है कि लाइवलीहुड तो है ये पेशा जिसे कहते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जिस समाज ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, मैंने कोशिश की कि समाज को भी अल्टीमेटली कुछ वापस दिया जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे समाजी मसाइल जो हमारे जम्मू के थे, और ख़ास तौर पर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, गरीब गुरबा और जो डिसएडवांटेजियस सेक्शन है, वीक अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, उनकी आवाज़ मैंने बड़ी मजबूती से उठाई। और पता नहीं ये ताकत मुझे कहाँ से उस खालिक कायनात ने दी हुई है कि बड़े, आप ये कहें कि बढ़ चढ़ करना मैं आवाज़ उठाता हूँ। और कोशिश की कि जिसे हम कहते हैं ना, हमारे समाज को एक कैंसर लगा हुआ है नवजोत जी, जिसे हम करप्शन कहते हैं। सर आपके पॉलिटिकल स्कीम ऑफ थिंग्स में ज़रूर आएंगे, बट पहले हम चाहेंगे अभी आपके बचपन में ही थोड़े आपकी स्कूलिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे कि स्कूलिंग आपकी कहाँ पे हुई। और अक्सर बचपन में बच्चे नटखट होते हैं, शरारतें करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे शकील साहब बचपन में कैसे थे, किस तरह के वो स्टूडेंट थे और किस तरह के फ्रेंड्स थे आपके, आज भी उनके टच में हैं आप? मैं आपको बताऊंगा, हमारी लोकेलिटी में ही एक स्कूल है, उसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। इधर ही? हाँ, इसी मोहल्ले में। तो इस्लामिया प्राइमरी स्कूल उसे कहते हैं। राइट। ये हमारे जो, जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों की धर्मा ट्रस्ट होती है, राइट। इसी तरह हमारी औकाफ इस्लामिया, तो ये औकाफ इस्लामिया का स्कूल था। तो मैंने यहीं मोहल्ले में अर्ली एजुकेशन हासिल की है। बहुत ही खूबसूरत वक्त था वो। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, उस वक़्त के जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ आज भी राब्ता है, वही प्यार बरकरार है, क्योंकि अपनी ही इसी लोकेलिटी के, इसी समाज के अपने वो लोग थे। और मैं आपको बताऊंगा कि वो जो बचपन था, एक तो सबसे बड़ी बात थी कि उस वक़्त प्यार बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल सही बात। ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि ये फ़र्क नहीं था कि ये नवजोत का घर है, ये शकील का घर है, ये साजिद का घर है। तो जब रिसेस होती थी तो जिसका घर सबसे नज़दीक था उसी के घर में सभी लंच करते थे। तो इस किस्म का हक, आप समझ सकते हैं, इस किस्म का प्यार जो था वो यहाँ पे था। और फिर उसके बाद फर्दर स्कूलिंग में आपको एक चीज़ कहूँगा, हाई स्कूल में हमारे जम्मू का एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्कूल, ये JS लुथरा अकेडमी स्कूल है। लुथरा ये वजारत रोड पे, जहाँ पे हमारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पे एक नया सिलसिला बन गया दोस्तों के साथ, अलग अलग जगहों से वहाँ पे भी बच्चे आए हुए थे, वो एक नया सर्कल बना। वहाँ से मैट्रिक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जम्मू का एक बहुत मशहूर स्कूल हुआ करता था, दीवान बद्रीनाथ, दीवान DBN। वहाँ के ये हमारे सर थे यहाँ पे, जो शकुंतला के पीछे इनका घर था, DB गुप्ता सर। मैंने उनसे मैथ्स की, एंड ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। बिल्कुल, शकुंतला के साथ बिल्कुल पीछे उनका घर था, न्यू रिहाड़ी को जो रास्ता जाता है। यस। तो उस वक्त नवजोत जी जो DBN है, वो मैं ये कहूँगा कि रेटिंग के हिसाब से जम्मू का नंबर 1 स्कूल था। राइट। कॉन्वेंट के साथ मुकाबला होता था और मैक्सिमम जो पोजीशंस होती थी वहीं से आती थी। एक मायर होता था आपका? हाँ, मायर BC रोड पे। BC रोड। ये जम्मू के 3-4 मैं आपको कहूँगा, मायर हो गया, कॉन्वेंट हो गया, और DBN।
यहाँ पे सिटी में जैन स्कूल भी था, और ये कोई 5-6 स्कूल में ये कहूँगा, जी जी लाइट हाउस स्कूल, ओरिएंटल एकेडमी, ये 7-8 स्कूल में ये कहूँगा, ये जम्मू की जो क्रीम थी, जो बच्चे वो यहीं पढ़ते थे। मैंने 11th-12th यहीं से किया, और फिर उसके बाद एक जदोजहद शुरू हो गई डॉक्टर बनने की। जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहुत कोशिश की, तो हमारे कुछ काफ़ी दोस्त हमारे मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच गए, लेकिन हम साइंस कॉलेज पहुंच गए, क्योंकि हमारा दाखिला मेडिकल कॉलेज में हुआ ही नहीं। तो मैंने साइंस कॉलेज में दाखिला लिया और मेडिकल सेक्शन थी, साथ साथ बीएससी करना शुरू की, और साथ साथ कहीं पे रशिया जाने की कोशिश, ताशकंद जाने की कोशिश। वो किस संदर्भ में? वो इसी के एमबीबीएस के लिए, क्योंकि ओके एमबीबीएस के लिए आज भी बचे जाते आज भी बचे जाते हैं। तो आप समझ लीजिए ग्रेजुएशन हाफ हार्टेडली चल रही थी, और इंटरेस्ट इंटरेस्ट डॉक्टर बनने का था। ये मैं आपको, क्या आज भी वो कहीं ना कहीं अंदर कुछ है वो? ऐसी कोई बात नहीं। अब क्योंकि जो इस प्रोफेशन ने जो इज्जत और मान सम्मान जो प्यार दिया, तो फिर उसके उर्दू का वो इशारा है ना कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी मजा देती है। तो बस आप समझ लीजिए इसी दौड़ में मैं आपको बताऊंगा, इवन कि मेरी बीएससी पार्ट 3 की डेट शीट आई हुई थी, तो मैं कर्नाटका घूम रहा था बीडीएस। अब क्योंकि एमबीबीएस की जो कैपिटेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, ठीक है। तो अब शौक अल्टीमेटली एमबीबीएस से बीडीएस पे पहुंच चुका था कि कहीं अगर सिलसिला बने, तो अल्टीमेटली कोशिश भी की, कहीं क्लिक भी होने लगा, लेकिन वहाँ पे फीस इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने अपने वालिद को कहा, मैंने कहा मेरी दोनों सिस्टर्स उस टाइम घर में जवान थी, तो मैंने कहा अगर आप मेरे ऊपर ही तमाम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो इन बच्चियों को सेटल करना है, सब कुछ करना है। तो मैंने कहा अल्लाह पे यकीन करते हैं, राइट, कुछ छोड़ते हैं आलमाइटी के ऊपर, डिवाइन प्रोविडेंस, डिवाइन। मैंने कहा वाहे गुरु को के पास चलते हैं, उनकी अदालत खटखटाते हैं। तो ग्रेजुएशन हो गई, और मुझे याद है कि मेरा एमए सोशियोलॉजी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी दाखिला हो गया। और जिस दिन मुझे वहाँ से चिट्ठी आई अलीगढ़ से, तो मेरे दोस्त ने कहा कि आप अलीगढ़ आ जाओ, तो मैं सोशियोलॉजी से आपको लॉ में शिफ्ट करवा दूंगा। अच्छा, ओके। आप यहाँ सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे? मैं वहाँ पे लॉ के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ नंबर सोशियोलॉजी में आया था। ओके। तो मेरे फ्रेंड ने कहा आप आ जाओ, तो मैं आपको लॉ में शिफ्ट करवा दूंगा। लेकिन उसी दिन मेरा जम्मू यूनिवर्सिटी में भी दाखिला हो गया, लॉ में। ओके। तो मैंने कहा, जब देखा यहाँ पे काफ़ी अपने दोस्त क्लास फेलो, तो मैंने कहा एक तो घर के बहुत नज़दीक है, तो मैंने नवजोत जी एक नया सफ़र शुरू किया, और जम्मू लॉ फैकल्टी में, जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे 3 साल मैंने पढ़ाई की, और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं लास्ट सेमेस्टर में था, तो मैंने अपने सीनियर को ज्वाइन कर लिया था। राइट। तो बस ये सफ़र ऐसे ही स्टार्ट हुआ। सर उसके ऊपर भी एक अक्सर मेरे कुछ मित्र हैं जो एडवोकेट्स हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, अक्सर उनको देखा जाता है कि उनके सस्टेनेंस करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। द स्टाइपेंड या जो भी उनको मेंटेनेंस या कुछ थोड़ा, इट्स वेरी मीगर, एंड नॉट एवरीवन कैन मेक इट टू द जुडिशियल सर्विसेज। सो व्हाट इज, अभी क्योंकि ये सवाल उठा है, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दोज यंग एडवोकेट्स टू लिव एन ऑनरेबल लाइफ financially as well, because you would understand it more than me. अब जो जी, मैं सबसे पहले अक्सर ये सवाल हमेशा उठता है। आप देखिए, एक वक्त था जम्मू में सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ होता था, आज जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ स्कूल है। आप देख लीजिए, मायर स्कूल ऑफ लॉ भी कोट बुलवाल में बन चुका है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, जम्मू में केसी लॉ कॉलेज, जम्मू में डोगरा लॉ कॉलेज, कठुआ में अशोका लॉ कॉलेज है, सांबा में भी भार्गव लॉ कॉलेज है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ हमारे जम्मू और इसकी विसिनिटी में ये 6-7 इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं, और इतने बच्चे पास आउट हो रहे हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो हमारी जो बाहर की स्टेट्स हैं, जैसे सिम्बाइसिस, पुणे, दिल्ली, अलीगढ़, जामिया मिलिया, कुछ बच्चे तो फॉरेन से भी आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे जो हैं जब यहाँ पे आते हैं तो बड़ी ख्वाहिशात होती हैं उनकी, ठीक है। जहाँ तक तो आपने जुडिशियल सर्विसेज की बात की, वो तो कभी साल, 2 साल, 3 साल के बाद एग्जाम आता है। 20-25 सीट आती है। हाँ, तो आप बड़ी, जो अभी लेटेस्ट बैच सेलेक्ट हुआ, मैंने सुना है 64 या 65 बच्चे हैं। Even that is too less. हाँ, दैट इज़ टू लेस। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बरक्स मैं आपको, इसके कंपैरिजन में आपको कहूँगा
जो आपके बैचमेट्स एमएससी या नेट सेलेक्ट करके अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं या जिन्होंने इंजीनियरिंग करके जूनियर इंजीनियर लगते हैं, दे स्टार्ट विद वेरी हैंडसम सैलरी। यस ठीक है। यस अब ये जो हमारे यंग बडिंग लॉयर्स जो कोर्ट ज्वाइन करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारे फ्रेंड्स लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं तो हमें भी पैसे मिलने कुछ तो मिलना चाहिए। कुछ तो मिलना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात कहूँगा। जिन लोगों ने स्ट्रगल किया है, जिन लोगों ने कोशिश की है, मेहनत की है, और उन लोगों ने बुलंदियां हासिल की हैं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मैं अक्सर जो यंग लायर्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ सलमान खान के बैनर के अंदर अगर कोई पिक्चर बनती है, अगर आप उसमें सिर्फ 10 सेकंड का भी अगर आपको रोल मिलता है, तो आप कहते हैं कि आई हैव रब्ड शोल्डर्स विद सलमान खान, शाहरुख खान, राजकुमार या किसी भी। ठीक है। मैं इन बच्चों को बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी आपने प्रोफेशन स्टार्ट करना है, आपने प्रोफेशन में जितने भी सक्सेसफुल और जो एमिनेंट लॉयर्स हैं, यू मस्ट स्टार्ट विद देम। आप एक पैनल अपने जहन में बना लीजिए, सोच लीजिए कि जम्मू शहर में कौन से 20-25 अच्छे वकील हैं, और मैं आपको दावे से कहूँगा कि ये सिर्फ एक कंपनी का असर है, जिसे हम कहते थे ना महबूब प्रोडक्शंस। ठीक है। और एक थे जिन्होंने वो फिल्म बनाई थी पाकीज़ा, मुगल आजम। क्यों लोग इनके साथ जुड़ना चाहते हैं? We'd also like to go to your interest for old songs and movies as well later. तो मैं इन बच्चों के लिए, जो हमारे यंग लायर्स हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है फ्रस्ट्रेट होने की। ये इतना बेहतरीन प्रोफेशन है, और व्हेन यू आर वर्किंग इन ए गुड ऑफिस विद ए गुड सीनियर, आप सोच ही नहीं सकते हैं कि बहुत कम अरसे में आपके पास पैसे भी आएंगे, आप कानून भी सीखेंगे, आप डिलीवर भी करेंगे। और मैं आपको बताऊं नवजोत जी, जो मज़ा एक बेबस आदमी की वकालत करके है, उसको उसके राइट्स दिलवाने में है, वो मज़ा मुझे लगता नहीं है कि एक सॉलिसिटर एक किसी दफ्तर में बैठ के, क्योंकि आजकल एक वो भी वकालत है। I agree to you on that, but then I have a counter question here, that there is this passion for social activism and public service. उसके साथ ही लोगों को अपना घर भी चलाना है। ठीक For है। example, someone who is a fresh law graduate डेफिनेटली। and he lot of hopes हैं उन पे कि वो अपनी फैमिली के ओनली ब्रेड विनर होंगे। उस सिचुएशन में वो एक यंग लड़का या लड़की, उनके पास क्या चॉइस है? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं लग्जरी ऑफ टाइम? उनके लिए क्या आप जैसे यू आर अ वेरी सीनियर एडवोकेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आपका क्या विजन है उनके लिए इन द टाइम्स टू कम? नवजोत जी, मैं उन बच्चों के लिए जो सिचुएशन आप मुझे पुट कर रहे हैं, मैं उन बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और एक मैं ये कहूँगा कि एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली। नॉट एवरीवन इज शेख शकीर। ठीक है सर। देखिए सर, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बताया, मेरे वालिद, माई फादर वाज इन ए प्राइवेट सर्विस, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं। मेरा मदर वाज ए गवर्नमेंट टीचर। राइट। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उन बच्चों के लिए यही मैसेज है कि देखिए, थोड़ा सा स्टार्ट जो है ना, शुरू के जो 2 या 3 साल जो हैं, थोड़ा वेट कर ले। और जैसा मैंने आपको कहा कि थोड़ा हुनर जिसे कहते हैं, जिससे हम जाते हैं ना, वो गाड़ी हम कहते हैं ना, मिस्त्री भी बनना होता है ना। अगर आपको 2-3 साल वो गाड़ी के नीचे जिसे कहते हैं कपड़ा डाल के उसमें आपको जाना पड़ता है। इसी तरह आपको तंदूर में अपने आप को थोड़ा इंटर्नशिप की तरह ट्रीट करें उसको, इसको ट्रीट करें 2-3 साल को। और फिर उसके बाद देखिए, जो हुस्न है, जो रंगत है ना, वो क्या चढ़ेगी। मैं आपको बताऊंगा, एक अच्छे चैम्बर में आप अगर 2 साल 3 साल इबादत की तरह अगर इसको लेंगे, तो मुझे लगता है ये सवाल ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, मैं 5 साल दिन रात नवजोत जी चैम्बर में काम किया है। सैटरडे भी हमने इन्हें देखे, संडे भी हम 2 टाइम चैम्बर में बैठते थे। उस टाइम बहुत महसूस होता था कि हमारे दोस्त घूमने के लिए गोवा गए हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, और हम लोग चैम्बर में बैठे पिटीशंस बना रहे हैं। उस टाइम बहुत आपको लगता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, वो जो आपके अंदर एक ताकत आती है ना, जब आपको लगता है कि नो आई एम इक्विप्ड, अब मैं सर्जरी कर सकता हूँ, नो आई एम ए परफेक्ट डॉक्टर। हालांकि
हमारा जो प्रोफेशन है हम इसमें हमेशा अपने आप को स्टूडेंट ऑफ लाई कहते हैं, लेकिन जब आप एक अच्छे उस्ताद से 2-4 साल जो टिप्स हैं थोड़ा सा आप ले लेते हैं तो फिर तो स्काई इज द लिमिट नवजोत जी, मैं आपको साफ कहूँगा। Totally agree to what you say, but my question still remains. Because, sir, not everyone is that much driven who would be willing to take the hard yards. हर प्रोफेशन में ये चैलेंज ज़रूर है। कुछ ऐसा एक ऑल्टरनेटिव क्या मैकेनिज्म डिवाइस किया जा सकता है, मे बी सरकार के ज़रिए या कुछ, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ पीपल हु struggle to make their two ends meet as well, because I have seen friends closely, they struggle. तो उनके लिए कुछ एक ऑल्टरनेटिव, बिकॉज दैट ड्राइव इज डेफिनेटली देयर, उनको है कि आप टाइम लगाइए 2 से 3 साल और अपने यू शार्पन योर स्किल्स। कहते हैं लोहा जितना तपता है उतना वो मजबूत बनता है, वो चीज़ ठीक है, बट नॉट एवरीवन इज विलिंग। उनके लिए जो विलिंग नहीं है उतना, देखिए रास्ते पे जाने मैं आपको एक बात साफ कहूँगा, मुझे 23 साल हो गए इस प्रोफेशन में। Right, sir. जब भी हमारी इलेक्शंस होती है ना बार एसोसिएशन की नवजोत जी, हम लोग अपने यंग लॉयर्स को वू करने के लिए हम कहते हैं अगर मैं बार का प्रेसिडेंट बनूंगा हम आपको महीने का 5,000 रुपये स्टाइफंड देंगे। मैंने आज तक किसी को स्टाइफंड बार को या किसी प्रेसिडेंट को देते हुए नहीं देखा, लेकिन एक चीज़ मैं बड़े वसूब से आपसे शेयर करूंगा, जिन चैम्बर्स में काम है और जो सीनियर्स जो हैं डेजिग्नेटेड भी हैं और एज़ पर बार कौंसिल के जो नॉर्म्स हैं, सीनियर को 10 से लेकर 20% अपनी जो फ़ी है इट हैज़ टू बी शेयर्ड विद दी लीगल जो पे जो हमारे असिस्टेंट्स होते असिस्टेंट्स हैं, जिनको मैं अपने कोलीग्स ही कहता हूँ, मैं तो जूनियर कहता ही नहीं हूँ, हैं। ठीक है। तो वो जितने भी अच्छे सीनियर्स हैं, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए, चंडीगढ़ में देख लीजिए, हमारे JNK हाई कोर्ट में, मैं तो नाम ले सकता हूँ उन एडवोकेट्स के, दे पे देयर जूनियर्स, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा, जब आप मेहनत करते हैं नवजोत जी, पैसे जो है ना ऑटोमेटिकली आते हैं। मैं आपको साफ बात कहूँगा, मैंने इस प्रोफेशन में देखा है कि जो फाका मस्ती है ना, जो फाका कशी है ना, उसका एक अपना मज़ा है, और इसके बाद ही जिसे कहते हैं मज़ा आता है ये बात। ये तो और एक चीज़ और मैं आपको नवजोत जी एक चीज़ कहूँगा, ख़ास तौर पर जो यंग लाइट्स इस प्रोग्राम को सुनेंगे, एक टेंडेंसी है अच्छे बच्चों को लीगल प्रोफेशन से दूर रखने की। ये भी एक कैंपेन है कि भाई इसमें तो पैसे नहीं मिलते, और जब यहाँ तक बातें की जाती हैं कि पैसे उस वक्त आते हैं जब दांते नहीं रहते, ऐसा एब्सोल्युटली नहीं है। मैं आपको आपके सामने मैंने आपको कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ लॉ का, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कहाँ मेरे माँ बाप रामनगर से उठ के आए और आज मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मेरे साथ बच्चे काफ़ी काम कर रहे हैं। और मैं आपको कहूँगा कि इस छोटे से सफ़र में मेरे चैम्बर से जो बच्चे अभी निकले हैं, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। जुडिशल ऑफिसर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी गए, और जो प्रोफेशन में हैं पूरी बार जानती है कि वो बच्चे जो हैं वो एक्सेल करते हैं। रोज़ मैं उनको कोर्ट में बहस करते हुए देखता हूँ और मुझे इतनी खुशी होती है, मैं बयान नहीं कर सकता। राइट सर, इसी आर्गुमेंट को, इसी नैरेटिव को हम आगे ले जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की वाइडर जो यूथ की बात करें, एम्प्लॉयमेंट को लेके पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एक रिपोर्ट आया था NSO के द्वारा कि 18.33% यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। तो considering that we are already a troubled state, we have a lot of problems, and we were expecting post 370 lot of things will change for the youth for the better, but हमें मिलता क्या है, SI का स्कैम हो जाता है। बच्चे लाइब्रेरीज से ज़्यादा रोड पे पाए जाते हैं और उनका जो आत्मविश्वास टूटता है, एग्ज़ाम देते हैं, पता नहीं कब सिलेक्शन होगी। तो दिस स्पेक्टर ऑफ एंटायर थिंग्स हैपनिंग, तो व्हाट डू यू सी, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर द यूथ कि हाउ कैन वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट एन इकोसिस्टम, यूथ को लगे कि दिस इज अ टाइम फ्रेम, थिंग्स गोना हैपन। तो व्हाट इज़ योर असेसमेंट ऑन दैट? नवजोत जी, मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू यूथ को इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट है। मैं आई मस्ट कंसीड टू योर क्वेश्चन, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारे जम्मू कश्मीर में जो इंडस्ट्री थी उसको हम डेवलप कर नहीं पाए, राइट। और जो हैवी इंडस्ट्री, टू टेक अ ब्रेक फॉर द आसान, ठीक है, कोई बात। जहाँ तक यूथ का ताल्लुक है, और ख़ास तौर पर मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आपसे बात करूँगा, हमारे जम्मू कश्मीर में
गवर्नमेंट सर्विस जो है ना, उसको हमेशा ये तस्वर किया गया कि दिस इज़ द ओनली वे टू लाइवलीहुड। ट्रू सर। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अगर आप इसका कंपैरिजन बाकी स्टेट्स के साथ करेंगे, जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट है आपको हिंदुस्तान के बाकी तमाम हिस्सों से जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नज़र आएगी। अब वसाइल यहाँ पे कम हो चुके हैं, रिसोर्सेज कम हो चुके हैं, ट्रू। और उस वजह से अब सारा प्रेशर जो फेस करना पड़ रहा है वो हमारे यूथ को करना पड़ रहा है। और जो हमारे पास जो अदर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो चुके हैं। आप देख लीजिए, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या मैं कहूँगा स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो सैलरी कंपैरेटिवली गवर्नमेंट सेक्टर में है वो आपको प्राइवेट सेक्टर में यहाँ आपको मिलती नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास एक लंबी तादाद हो चुकी है जो अनएम्प्लॉयमेंट की है, डिससेटिस्फाइड यूथ है काफी। जो डिससेटिस्फाइड यूथ है। और आप ये देख लीजिए, मैंने खुद देखा है कि आज हमारी भारतीय सेना में जाने के लिए हमारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। अग्निवीर स्कीम, हाँ, आपके सामने ही। और दूसरी बात आप ये देख लीजिए कि अभी हमारे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट हुई है। ठीक है, कोई बच्चा जो है ना, आपको पोस्ट ग्रेजुएट से कम जो है वो सब इंस्पेक्टर बच्चा आपको नहीं मिलेगा। राइट। मतलब जिन बच्चों ने इवन सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर किया है नवजोत जी, उन बच्चों ने भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया है और वो सिलेक्ट भी हुए हैं, और वो कहते हैं ठीक है आगे कोशिश करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो एक बड़ी अजीब सी विडंबना है, मैं आपको कहूँगा। और दूसरी बात यह है कि जितनी यहाँ पे ज़मीनें इंडस्ट्री के लिए दी गई थी, उस किस्म का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे होना चाहिए था, जहाँ पे हमारे बच्चे एडजस्ट होते। अब जैसे कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है, अगर इस किस्म के 4-5 यूनिट जम्मू में लगे, इसी तरह के 4-5 फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी कश्मीर में लगे, फिर हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को आप एड्रेस कर सकते सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज इट पॉलिसी पैरालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन? मुझे लगता है कि जो लिप सर्विस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि सरकारें जम्मू कश्मीर के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं। आप देखिए, जब हम लोग स्टेट से यूटी कन्वर्ट हुए, आपको याद होगा कि शायद 5 अगस्त 2019 की तकरीर हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, राइट, तो उन्होंने कहा था कि जो तरक्की की जो है ना नहरें वो यहाँ पे बहेंगी जम्मू कश्मीर में। राइट। और उन्होंने ये कहा था कि फंड्स जो हैं उसकी कमी कभी भी जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होगी। लेकिन नवजोत जी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, 5 लाख के करीब डेली वेजेस है जम्मू कश्मीर में। और आपको मैं ये बता दूँ, हर 3 महीने या 4 महीने के बाद वो मुकम्मल अपने काम छोड़ के सड़कों पे अपनी बीवी बच्चों के साथ वो सड़क पे आ जाते हैं। और कई बार मैंने देखा वो बेचारे अपने कपड़े भी खोले होते हैं, बच्चों के बस्ते लेकर वो सड़कों पे होते हैं। आपने पिछले 2 सालों में देखा होगा, ये जो हमारी बस स्टैंड रोड थी, ये मैक्सिमम ब्लॉक रहते थे। राइट। हमारा तवी पुल हमेशा ब्लॉक रहता था। राइट। जितने भी बच्चे जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हुए हैं, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये 2 साल जो थे, और ख़ास तौर पर ये जो हमारी बच्ची हैं, हमारी बहनें हैं, मैंने इनको भी सड़कों के ऊपर देखा। अगर आप पिछले 2 या 3 साल से जम्मू कश्मीर में देखेंगे, बिल्कुल सर, तो जो इस वक्त यूथ की हालत है वो बयान करना जो है वो बहुत मुश्किल। क्या यूथ की हालत अभी खराब हुई है, पहले ठीक थी? देखिए, जब यहाँ पे स्टेट थी तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे इलेक्टेड सरकारें होती, इलेक्टेड सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देना होता है, उसकी कोई जवाबदेही होती है नवजोत। लेकिन आप ये देख लीजिए कि वही सरकार थी जिसने ये डेली वेजर भी रखे थे। आप देखिए एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ क्या थे, आपकी रहबर तालीम थी, रहबर खेल थी, रहबर जंगलात थी। मतलब हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई सरकारों ने, पॉलिटिकल सरकारों ने कोई ना कोई स्कीम बनाई हुई थी कि बच्चों को एडजस्ट करने के लिए। आप देखिए रहबर तालीम, देखिए कि आपको पहले 1500 या 3000 रुपये के ऊपर 4 साल या 5 साल काम करने के बाद आप सपोर्ट करते हैं रहबर तालीम वाली स्कीम को? देखिए, आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक गांव में, चाहे वो रामनगर में या अखनूर में,
जिस गांव में पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा है, ठीक है, और अगर उस गांव के अंदर उन 5 बच्चों के बीच में मुकाबला और प्राइमरी स्कूल में जो मेरिटोरियस बच्चा लग रहा है और वो बच्चा उसी गांव का है टीचर और उसको उसी गांव में पढ़ाना है, आपको नहीं लगता उससे स्कूल फंक्शनल है? कई बार एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, उसमें इट वाज मेंशन कि रेबरे तालीम 36,000 के करीब हमारे जो टीचर, जी, तो लर्निंग आउटकम्स में एक कमी पाई गई है, क्योंकि सभी पोस्ट ग्रेजुएट्स भी नहीं थे, कुछ 12वीं पास भी वहाँ पे लगाए गए थे। तो इट कैन बी अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, बट जैसे हम जानते हैं कि भारत का भी और हमारे जम्मू कश्मीर का भी 65% यूथ है, डेमोग्राफिक हमारा बल्ज है इस वक्त। अगर हम उसको राइट स्किलिंग नहीं देंगे, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हम बता दिया कि हमने बच्चे टीचर वहाँ दे दिए और उनको थोड़ा बहुत जो अपनी स्किल के हिसाब से उन्होंने पढ़ा दिया, बट द गैप्स दैट विल रिमेन इन द अर्ली years of education, that will stay for life. Aren't we making the entire next generation handicapped intellectually? आपने बड़ी सही बात की है। देखिए, बेसिक मकसद ये था रेबरे तालीम स्कीम का कि डोर स्टेप पे और ख़ास तौर पर जहाँ पे असेस डेफिशिएंसी है टीचर्स की, वहाँ पे बच्चों को, गांव वालों को, जो उसी गांव का, उसी रेवेन्यू विलेज का जो सबसे काबिल बच्चा है, वो उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाए ताकि वो स्कूल फंक्शनल रहे। मैं आपको नवजोत जी एक चीज़ बताऊंगा अपने जम्मू कश्मीर की, यहाँ सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो ये है कि सपोज़ अगर आप हीरा नगर में डॉक्टर लग गए तो जम्मू से 2 डॉक्टर जाएंगे, तो डॉक्टरों ने वारी लगाई होती थी कि 15 दिन एक डॉक्टर जाएगा और 15 दिन दूसरा डॉक्टर जाएगा। ऐसे ही जो टीचर हमारे जो दूर दराज के इलाके थे, उन्होंने भी यही सिस्टम शुरू किया हुआ था। तो सरकार कॉन्शियस थी, बेशक इसमें आप कह सकते हैं कि सरकार की इनएफिशिएंसी है कि वो रेगुलेट नहीं कर पाए, लेकिन किसी हद तक जो है गाँव का, क्योंकि जब लोकल टीचर होगा, लोकल फार्मासिस्ट होगा, लोकल स्पोर्ट्स टीचर होगा, उसको पता है कि मैं अपने गाँव में, अपने लोगों में, अपनी पंचायत के आगे अकाउंटेबल हूँ। So aren't we compromising merit at the cost of just ensuring that we ensure that there is some teacher available? Because क्या उन बच्चों को आप कह रहे हैं कि उस इलाके के सबसे मेरिटोरियस बच्चे को आपने वहाँ टीचर लगा दिया, जो बच्चे उससे पढ़ेंगे वो उस इलाके में मेरिटोरियस हो सकता है, बट उसका अपना लर्निंग स्किल नेशनल लेवल पे या बड़े स्कूलों से या बेटर जो टीचर्स हैं वहाँ किस लेवल पे आता है, वो किस तरह का स्किल इम्पार्ट करता है। Will the same student be able to qualify civil service examinations or maybe get into top universities? Don't you think एक लेक्यूना रह जाएगा? मेरा क्वेश्चन फिर वहीं पे है। मैं आपकी जो बात है, आपकी बात में तो ये काफ़ी दम है कि फिर हमें शायद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमीशन को वाइंड अप करना पड़ेगा अगर इस किस्म की रिक्रूटमेंट करनी है। Exactly. लेकिन आपके इस क्वेश्चन को, जो कि लॉजिकली बड़ा करेक्ट है, लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये उस वक़्त की सरकार ने एक, आप समझ लीजिए कि ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, आप समझ लीजिए माइक्रो लेवल के ऊपर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देनी है। आप देखिए, आपको 1500 रुपये में टीचर मिल रहा है, 1500 में कौन जाएगा एक गांव में पढ़ाने वो के? पढ़ाएगा क्या सर? उसकी नहीं, आप मेरी बात सुनिए। उसने पढ़ाया ना, उसको एक लालच थी कि भाई अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो जो विलेज एजुकेशन कमेटी है वो मुझे रिकमेंड नहीं करेगी, वो मुझे वाइड फेंक देगी। तो उस बच्चे ने 5 साल तो स्टे किए ना स्कूल में। और सबसे बड़ी बात है कि उस गांव में उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए एक पंचायत बैठी हुई है, एक विलेज एजुकेशन कमेटी है जो देख रही है कि ये मास्टर जो है, ये जो टीचर है, ये डेली आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 5 साल वो काम करेगा, फिर उसके बाद रेगुलराइजेशन का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। देन ही विल बी पुट इन द ग्रेडेड पे स्ट्रक्चर। मैं ये नहीं कहता कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम, यस दैट्स द पॉइंट, फॉर ऑल टाइम्स टू कम हम ये कहेंगे कि ये प्रोसेस चलना चाहिए। देयर इज नो कंपैरिजन टू मेरिट, जो आपने बात की है। देखिए, आज हमारे देश की खूबसूरती क्या है, यूपीएससी आप क्वालिफाई कीजिए, चाहे आप केरला से हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर से हैं, चाहे आप पंजाब से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप जितना टॉप पे आएंगे उतना आप बेहतरीन आपको कैडर मिलेगा, उतना बेहतरीन आपको
जो भी सर्विस इसमें- सर्विस प्रोफाइल बनेगा, ठीक है। और आप देखिए हमारे चंद सालों पहले शायद 2010 में शाह फैसल 2009-10 में डॉक्टर शाह फैसल ने आई थिंक ही टॉप द यूपीएससी। राइट। तो जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ का ताल्लुक है, जो हायर लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ हैं नवजोत जी, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कितने बच्चे जो हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उसको क्वालिफाई करते हैं। आप देखिए इतनी बड़ी हमारी स्टेट है, ये यूटी है, मैक्सिमम 5, 6, 4, 5 बच्चे अभी पिछले कुछ साल से 10 के करीब 10 के करीब भी हो रहे हैं। कर रहे हैं। एक शौक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसे Right. कहते हैं। राइट। तो ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आप दूसरी पिक्चर देखेंगे, Now I'm coming back to your earlier point that I concede the idea when you say that ज़रूरत है वहाँ पे, but that can only be a starting point. ठीक We, है, we can make it as a starting point to ensure जो gaps हैं, lacunas हैं हमारे teaching outcomes में, learning outcomes पे, border infrastructure हमारा weak है, नहीं जा सकते हैं वहाँ टीचर, तो आप एक stop gap arrangement रखिए, बट इसको एक रूल मत बनाइए. It should be an exception and not a rule. मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं। मैं अभी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में कंटेस्ट कर रहा हूँ, बलविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जी एंड। बलविंदर सिंह जी हमारे एक बड़े रिनाउंड आरटी एक्टिविस्ट हैं Activists, okay, yeah. और साथ में गुरुद्वारा बोर्ड के भी मेंबर बने हैं। उन्होंने एक पीआईएल फाइल किया हुआ है कि देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इन पेरिफेरल एरियाज ऑफ जे.एंड.के। और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उस पीआईएल में जो आंकड़े आए हैं हमारे हेल्थ विभाग के, आप यकीन कर लीजिए 70 to 80% शॉर्टफॉल ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स है हमारे जम्मू खित्ते में। अब अगर भद्रवाह हॉस्पिटल है, अगर वहाँ 25 सेंक्शन स्ट्रेंथ है डॉक्टर्स की, वहाँ पे 6 डॉक्टर है। और हमारे रिमोट एरियाज जो रियासी के और किश्तवाड़ के, राजौरी, पुंछ के हैं, जहाँ पे न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुले हुए हैं और डिस्पेंसरीज, एक डॉक्टर भी नहीं है नवजोत। और वो डॉक्टर्स जो बाकायदा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिलेक्ट होकर गए। रीजन क्या है? रीज़न उसका ये है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, रीज़न उसका यही है, गांव में कोई जाना नहीं चाहता। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये सरकार प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स। प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट। आप देखिए मेडिकल कॉलेज में आप एमबीबीएस करते हैं बख्शीनगर में, 8 साल आप यहाँ पे बैठते हैं, फिर आपको भेज दिया जाता है रामनगर के डुडू बसंतगढ़ में, ठीक है। आप देखिए जो लड़का कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है और जिस लड़के ने रणबीर हाइट सेकेंडरी जम्मू में पढ़ा है और फिर उसके बाद वो बख्शीनगर में 8 साल इंटर्नशिप या पीजी करके, उस बच्चे को जब हम भद्रवाह भेजते हैं, ठाठरी भेजते हैं, गूल भेजते हैं, वो दूसरे दिन जम्मू आ जाता राइट। और वहाँ पे वो पूरी डिस्पेंसरी, वो पूरा हॉस्पिटल जो है वो एक फार्मासिस्ट के हवाले कर दे। ठीक। आपके इसी डेटा के साथ एक और मैं एक डेटा ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो पॉपुलेशन रूरल एरियाज में 70 के ऊपर प्रतिशत है, जी और जो पब्लिक हॉस्पिटल बेड्स हैं 73% अर्बन एरियाज में है। बिल्कुल ठीक। तो वो आप कितना मिसमैच है, मतलब ये एक बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ सॉर्ट्स है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि एमबीबीएस हम करते हैं, एमडीएस एमएस हम करते हैं सरकार के खर्चे के ऊपर, और फिर उसके बाद हम अपोलो में काम करना प्राइवेट चाहते हैं। प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हम कहते हैं मेदांता में लग जाएं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में लग जाएं। सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। पर क्या उनको आज़ादी नहीं है अपना करियर चूज करने की? बिल्कुल आज़ादी है, मैं कहता हूँ बिल्कुल उनको आज़ादी है। लेकिन मेरा इसके साथ एक कनेक्टेड सवाल है, केवियट है आपका। मेरा एक कैविट है कि भाई जब आपने एक सरकारी संस्था में फ्री आपने सब्सिडाइज आपने पढ़ा है। सब्सिडाइज आपने पढ़ा है, क्या आप समाज को कुछ नहीं लौटाएंगे? उस स्टेट को, जिस स्टेट ने आपको डॉक्टर बनाया, जिसने टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर आपको एमएस एमडी एमसीएच करवाया, क्या आप 5 साल भी नहीं रुक सकते उस रियासत के लिए, उस सिस्टम के लिए? ये मेरा एक कैविट है। हालांकि उनकी चॉइस है, वो जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन क्या उनसे एक बॉन्ड नहीं लिया जाए कि अगर तो आप यहाँ स्टेट में 5 साल नहीं देंगे तो फिर वो एमबीबीएस और एमडी के जितना खर्चा है वो सरकार को वापस कर आपको। आप इज दैट फीजिबल? क्यों नहीं, आप मुझे बताइए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, आप देखिए, आप आर्मी में जाते हैं, वो आपसे बॉन्ड नहीं लेते कि पहले आपको वो 2 साल ट्रेनिंग करवाएंगे और उसके बाद आप कहें नहीं जी मेरा मन भर गया,
तो इस तरह तो कोई आर्मी में भी नहीं टिकेगा। मैं आपको साफ बात कहूँ, यू हैव टू चेक एंड बैलेंस, some way has to be found out. सम वे। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इसी तरह पूरे मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट्स जो हैं, इफ दे गो फॉर ग्रीन पास्चर्स, आप मुझे बताइए, मतलब ग्रीन कार्ड लेके यूएस बैठ रहे हैं या कनाडा, आप मुझे बताइए, फिर हम कहते हैं कि भारत जो है वो गांव में बसता है, क्या हेल्थ केयर उनका राइट नहीं है? क्या राइट, उनका फंडामेंटल राइट, क्या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ लोगों का नहीं है? सर अभी इसके साथ अब लेट्स कम बैक टू द little more controversial set of questions now. I mean, questions are raised that Shakil Saab is very selective in his criticism and choosing which politician to target and which ones to not. What do you have to say to that? I welcome the criticism नवजोत जी। मैं आपको सही में कहूँ, मैं सिलेक्टिव कभी भी नहीं रहा हूँ। अब जिस शख्स को आप हिट करते हैं उसको पूरा राइट है ये कहने का कि मैं सिलेक्टिव। जब तक मेरे पास पूरा मटेरियल नहीं आ जाता, जब तक मेरे पास पूरे एविडेंसेस नहीं आ जाते, तब तक मैं कोई भी इशू रेज नहीं करता। मैंने आज तक कभी भी धर्म की बेस के ऊपर, जाति की बेस के ऊपर, पार्टी की बेस के ऊपर कभी किसी को टारगेट नहीं किया। अब मैं आपको गिनाना शुरू करता हूँ। वो लोग सर एक सबसे रिसेंट जो अभी एक मुद्दा जी एफिडेविट का हुआ था इलेक्शन का, जुगल किशोर जी का, जी उसमें मतलब अगर उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताना चाहें मैं श्रोता हूँ। मैं अभी जो चुनाव हुआ हमारे जम्मू और रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड है नवजोत जी, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि हमारे जम्मू कश्मीर के एक बैंक को एक चूना लगा गया 34-35 करोड़ का। हमारे यहाँ एक लिंक रोड शाखा है जम्मू कश्मीर बैंक की, ओके, वहाँ से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 29 करोड़ रुपए का असल लोन लिया फॉर एस्टैब्लिशिंग ए 3 मेगावाट मिनी हाइडल प्रोजेक्ट एट चंबा हिमाचल प्रदेश। ओके, और जम्मू कश्मीर की जनता को मालूम है, पिछले 2.5-3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि ये कौन लोग थे जो हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। डॉक्टर निर्मल सिंह, हमारे भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कविंदर गुप्ता, हमारे फॉर्मर स्पीकर एज वेल एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जुगल किशोर जी, हमारे जो अब तीसरी दफ़ा एमपी बनने जा रहे हैं, ममता सिंह, आपने जिता दिया उनको, ममता सिंह वाइफ ऑफ डॉक्टर निर्मल सिंह, ठीक है। ये सभी लोग आपस में मिलके एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है, और इनको एक हाइडल प्रोजेक्ट मिलता है और फिर उसके बाद ये लोन लेते हैं कोई 30 करोड़ के लिए। अच्छी बात है, राइट टू ट्रेड प्रोफेशन हर एक का राइट है, ठीक। अब देखिए, जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना था वहाँ चंबा में, दे मिजरेबली फेल टू कमीशन दैट प्रोजेक्ट। और मज़ेदार बात यह है कि हिमाचल सरकार ने इनको एमनेस्टी ग्रांट की टिल 21 मई 2022, दैट लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड टू यू टू कमीशन द हाइडल प्रोजेक्ट। डिस्पाइट अवेलिंग द एमनेस्टी, दे फेल टू कमीशन। और यहाँ से जो लोन लिया था 30 करोड़, नवजोत जी ये एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आखिरी किस्त जो इस लोन की इन्होंने ली वो अगस्त 2016 में ली, ठीक है सर। अब आप मुझे एक चीज़ बताएंगे कि आपने बैंक को 30 करोड़ का तो जो असल अमाउंट है उसका चूना लगा दिया, वहाँ हिमाचल सरकार को आपने चूना लगा दिया, वहाँ प्रोजेक्ट नहीं लगा सके, और जम्मू कश्मीर बैंक ने कोई भी कार्रवाई जो थी वो हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं की। मेरी बातें बड़ी कड़वी हैं नवजोत जी। अगर मैं गाड़ी लेता हूँ या ऑटो डालता हूँ या मोटरसाइकिल लेता हूँ, अगर मैं 2 किस्तें जो हैं अगर उसमें डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो मुझसे मेरी गाड़ी छीन लेता है बैंक।
मेरे घर में मैनेजर इन्फोर्समेंट टीम पहुंच जाती है और आजकल एक नया सिलसिला शुरू किया है, ढोल बजाते हैं घर के बाहर। और जो सरफेसी एक्ट है, आपको पता है कितना स्ट्रिंजेंट है, एकदम आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है। आपके घर में आके आप घर में अंदर बैठे, ARCs वगैरह वो सब हो जाएगा। आपके घर को ताला लग जाता है और फिर उसके बाद आपके घर को बेच दिया जाता है और लोन अमाउंट जो है रिकवर किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक ने ऐसी कोई कार्रवाई जो है वो ना जुगल जी के खिलाफ की। और ये मैं नवजोत जी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, डॉक्टर निर्मल सिंह इज ए पर्सनल गारंटर टू J&K बैंक, जुगल जी इज ए पर्सनल गारंटर टू द J&K बैंक। डॉक्टर निर्मल सिंह की 3.5 कनाल जमीन मॉर्टगेज है जो सुंजवा जम्मू में है। कविंदर गुप्ता जी की फैक्ट्री, उनकी दुकानें जो उधमपुर उमाड़ा मोड़ पे हैं, वो मॉर्टगेज हैं। क्या बैंक ने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? आगे सुनिए मजेदार बात। अब मुझे ये सारी फ्लैश मालूम थी। अब आप देख लीजिए, 30 मार्च 2024 को जुगल किशोर जी नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। सचिन कुमार वैश्य जी IAS ऑफिसर, DC जम्मू सा, ठीक है। और मेरे पास जुगल जी का साल 2019 का एफिडेविट भी था, क्योंकि 2 दफा ये MP थे। उस एफिडेविट में जो 2019 का एफिडेविट है, उसमें जुगल जी लिखते हैं कि आई हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एक्सटेंट ऑफ 15 lakhs। ओके। और एक कॉलम में लिखते हैं कि आई एम वन ऑफ द गारंटर्स ऑफ दिस हिमगिरी in Link Road branch of J&K Bank, and there is a collective liability of 34 crores। 34 crores। और दूसरी बात, एक स्पेसिफिक कॉलम है, कॉलम नंबर 9, हेडिंग है उसकी लाइबिलिटीज, और उसके अंदर पहला है गवर्नमेंट ड्यूज, फिर नंबर 2 है ड्यूज ऑफ द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जहां पे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की लाइबिलिटीज का ताल्लुक है, उसके आगे 2019 के नॉमिनेशन फॉर्म में जुगल जी लिखते हैं 34 करोड़। ठीक है, अब जो 30 मार्च को क्या कहते हैं, नामांकन, हाँ, जो इसको भरा है नॉमिनेशन फॉर्म को, तो यही जो कॉलम नंबर 9 है, लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहां पे जुगल जी लिखते हैं 20 लाख। कितना सर? 33 करोड़ 80 लाख लेस। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, कितना जुल्म कर दिया शेख शकील ने, कि शेख शकील ने पब्लिक के सामने ये तथ्य लाए कि भाई मेरा जो हम सभी रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, नो योर कैंडिडेट, पढ़ रहे हैं ना, कि अपने कैंडिडेट को जानिए कि आपके कैंडिडेट के एंटीसीडेंट्स क्या है, उसका करैक्टर क्या है, उसके क्रिमिनल केसेस कितने हैं, उसकी लाइबिलिटी कितनी है, उसकी जायदाद कितनी है, मूवेबल एंड इमूवेबल। ये राइट मुझे दिए है ना संविधान ने, और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दिए है ना ये राइट। मैंने क्या गलती की नवजोत जी? मैंने 4 तारीख को, जब मैंने ये दोनों फॉर्म, इसका भी रिजल्ट क्या आया? हाँ, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने 4 अप्रैल को, क्योंकि 6 तारीख को स्क्रूटनी थी, तो बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, बीइंग सन ऑफ डुगर प्रदेश, मैं 4 तारीख को सचिन कुमार वैश्य जी के पास चला गया और रिटन ऑब्जेक्शन फाइल किए। सर, देयर इज ए मिसमैच, डिस्क्रिपेंसी इन द एफिडेविट ऑफ, देयर वाज नो क्लैरिफिकेशन फॉर दैट। यस, क्योंकि कोई उन्होंने अपने फॉर्म में क्लियर ही नहीं किया हुआ कि उन्होंने ये जो 33.5 करोड़ पैसे हैं, ये JK बैंक लिंक रोड में कब जमा किए। आप मुझे एक चीज बताइए, हो सकता है कि उन्होंने पैसे जमा कर दिए हो, लेकिन have you verified that? Has he submitted that amount or not? Sir, I have contested up to Central Information Commission against the JK Bank. They have not divulged this information. Okay. मुझे पता होता मैं कभी ये इशू नहीं उठाता। मुझे बैंक ने तो सूचना दी ही नहीं, क्योंकि दे आर हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल। मैंने कहा ना, गरीब आदमी होता है उसका जुलूस निकाल देते हैं। मैंने 4 तारीख को अपने ऑब्जेक्शन सबमिट किए और मैंने यही रिक्वेस्ट की रिटर्निंग ऑफिसर को, सर जुगल जी से क्लैरिफिकेशन मांगे, क्या उन्होंने ये पैसे भर दिए हैं
या नहीं भरती, अपने वोटर्स को बताएं। जनाब 6 तारीख को स्क्रूटनी होती, माई ऑब्जेक्शंस आर नॉट पुट टू द मिस्टर जुगल किशोर और उनका नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। मुझे 7 तारीख को एक मैसेंजर के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है रिटर्निंग अफसर के द्वारा दैट वी आर इन रिसीट ऑफ योर एप्लीकेशन, बेटर इज यू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। मुझे सचिन कुमार जी कहते हैं रिटर्निंग अफसर कि मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊं, जबकि मैं आपको बताऊं नवजोत जी सेक्शन 36 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के स्क्रूटनी की जो बात करती है उसमें लिखा हुआ है अगर कोई भी शख्स ऑब्जेक्शन रेज करता है तो उसकी क्लैरिफिकेशन जो है कैंडिडेट से लेनी है, बेशक उसके लिए उसको 1 या 2 दिन की मोहलत भी दी। सीईओ लेगा। हाँ, यही हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है सर। क्या ये दायित्व नहीं बनता था सचिन कुमार जी का पूछना कि अगर आपने ये मिसमैच है, अगर आपने ये पेमेंट कर दी है तो मुझे बता दीजिए बैंक का एनओसी एनडीसी, कुछ नहीं पूछा। मैं उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब के पास 12 अप्रैल को चला गया। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो वो भी खामोश रहे, मुझे कोई सूचना नहीं उन्होंने दी कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन के ऊपर क्या फैसला किया। अल्टीमेटली नवजोत जी 22 तारीख को मैं 22 अप्रैल को मैंने से 4 दिन पहले 22 तारीख को मैं सूचना के अधिकार के तहत एक दरखास्त लेकर मैं पीके पोले साहब के दफ्तर पहुंच गया और पंडुरंग पोले जी के मैंने वहाँ जा पर अपनी एक एप्लीकेशन दे दी और मैंने उनके ऑफिस के बाहर खड़े होके 1 मिनट का वीडियो भी किया। मैंने जनता को बताया कि मैं पीके पोले साहब के दफ्तर में हूँ, मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ वो मुझे बताएं कि मेरी एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन कंसिस्टिंग ऑफ 52 पेजेस उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है। ठीक है सर, रात को मुझे मेल आती है उनकी 22 तारीख शाम को, जो मैंने 23 को देखा। तो मुझे इन्फॉर्म किया गया कि पीके पोले साहब के दफ्तर ने 12 तारीख को 15 तारीख को उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि हमने 15 अप्रैल को आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग mismatch in the affidavit of Shri Jugal Kishore, we have forwarded it to Shri B.C. Patra, Secretary Election Commission of India, for appropriate action by the Commission. So इसका मतलब ये है कि जो मेरे ऑब्जेक्शंस हैं, मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 15 तारीख को 15 अप्रैल को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास दी है और मुझे पूरी उम्मीद है नवजोत जी कि इस मामले की तय तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाएगा, बिकॉज मैंने तथ्यों के ऊपर बात की है। आई एम नॉट पर्सनल एट ऑल विद मिस्टर जुगल किशोर। व्हाई डोंट यू raise questions or other politicians also of a particular party or so? I mean that's the, you know, you are being blamed for vendetta politics or maybe on someone's behest you are doing. Maybe people of the opposition party, they may claim like that you are working for them. So what is your response to that? नवजोत जी प्लीज टेल मी, क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड टू whom? आप मुझे बताइए, जो लोग सत्ता में हैं आप क्या उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे? Mr. Jugal Kishore is in power. He is a sitting member parliament for the last 2 times. Right. And is member of a party which is in power, which speaks of high moral values. आप सत्ता से क्वेश्चन नहीं करेंगे? आप मुझे एक चीज बताइए। तो मेरा यही इसमें जवाब है, nobody has engaged me and I'm not tarnishing the image of any person. Right. I have just exercised my... रमन भल्ला जी के खिलाफ भी एक उनका कुछ केस चल रहा था रिगार्डिंग दैट खसरा नंबर। सर रमन भल्ला जी के लिए भी एक उनका एक आप परस्यू कर रहे हैं उनका भी केस, जो खसरा नंबर 781 का, जो 154 कनाल्स मार्बल मार्केट वाला, तो उसके बारे में अगर आप देखिए। जहाँ तक रमन भल्ला जी का ताल्लुक है, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। पूरे जम्मू को मालूम है, पूरे जम्मू कश्मीर को मालूम है कि मार्बल मार्केट का केस में लड़ रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक खसरा नंबर 781 है और बड़ा बावाज़े बुलंद में ये केस लड़ रहा हूँ, जिसमें हमारी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज़ शील्डिंग द लैंड शार्क्स। और इससे पहले कि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ,
Very brave statement to make. Yes, I'm telling. And I have a reported judgment in my hands. Okay. 19th of October 2020 in PIL Professor S.K. Bhalla. Right. SK Bhalla साहब, yes. ठीक है. और मैं आपको 154 canals. It's a JDA land which is under encroachment. Right. Media houses are running. Banquet halls are being running. From that area, I have been crying daily for this Khasar number 781, where the government is totally silent and JDA is not interested to retrieve that land. हम बात कर रहे थे भल्ला साहब की. I will not skip. They are not in power. I will not skip the question. मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर भल्ला हमारे जम्मू के रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट हैं. मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया उनकी लिटिगेशन लड़ने का. उन्होंने विश्वास किया मेरे पे. प्रोफेसर भल्ला ने याचिका फाइल की थी हाई कोर्ट में और उसमें मैं उनका अधिवक्ता कि रमन भल्ला जी का जो मकान है वो स्टेट लैंड पे. देखिए, बात करनी है तो फिर मज़ा आया, सबकी बात की जाए ना, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए शायद भल्ला साहब ने मुझे काम लगाया हुआ ही. तो जम्मू कश्मीर सरकार ने उसमें स्टैंड लिया था कि ये मकान स्टेट लैंड पे नहीं है और भल्ला साहब ने बताया था उसमें उनकी सेल डीड्स हैं, बाकायदा सब कुछ इसे कहते हैं. और फिर उसके बाद उस घर में कुछ वायलेशंस भी थी. उन्होंने म्यूनसिपलिटी का जो नक्शा था उसकी वायलेशन भी की थी. तो भल्ला साहब को डेमोलिशन का नोटिस इशू हुआ था, लेकिन सरकार नहीं कर रही थी. आप सुन लीजिए, उसके लिए भी प्रोफेसर भल्ला को हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेनी पड़ी थी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाज नॉट प्रोसीडिंग अगेंस्ट मिस्टर भल्ला. तो अल्टीमेटली फिर उसके बाद उनको वायलेशन का नोटिस मिला. देन अल्टीमेटली मैटर वेंट टू द स्पेशल ट्रिब्यूनल. फिर उसके बाद क्योंकि मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने सिर्फ हाई कोर्ट में यही मामला लाया था. ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये मामले किसने हाईलाइट करने थे अपने रमन भल्ला जी के? जुगल जी ने क्यों नहीं हाईलाइट किया? आप ये भी कहते हैं कि हाँ, रमन भल्ला जी जुगल किशोर जी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं. हाँ. आप मुझे बताइए, जिस दिन 6 तारीख को स्क्रूटनी थी, क्यों नहीं ये बात उठाई रमन भल्ला जी ने? जब रमन भल्ला जी को ये मालूम था कि 4 तारीख को शेख शकील अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर चुका है और मैंने 4 तारीख को नवजोत जी, जब मैंने अपनी ऑब्जेक्शन फाइल की है तो मैंने डीसी ऑफिस के बाहर खड़े होकर अरफाज अहमद डैंग जो हैं, जिनका न्यूज़ शहर चैनल है, मैंने इंटरव्यू दिया है. तो मैंने कोई चीज़ पर्दे में तो रखी नहीं. तो अब 6 को जब स्क्रूटनी थी, मुझे तो इजाज़त नहीं दी गई ना अंदर हाल में जाने की, क्योंकि आई वॉज नॉट ए कंटेस्टिंग कैंडिडेट. तो क्या भल्ला जी ने क्या doesn't he owe an explanation to the people of Jammu that knowing fully well I have raised a very valid objection? ठीक है. What is the reason? Why do you think? है, मुझे लगता है शायद इनकी आपस में कोई सेटिंग थी. मैच फिक्स था कि एक दूसरे का नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट करवा लेते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, जो जीता वही सिकंदर. आप निर्मल सिंह जी के भी जो घर है उनका नियर दैट एरिया, आप उसके ऊपर भी सवाल उठाते रहे. बिल्कुल था. देखिए, एम्यूनिशन डिपो है और सिमरनदीप सिंह डीसी हमारे बड़े महनाज IAS ऑफिसर थे. एकदम. डिफेंस ऑफ वर्क्स एक्ट के तहत उन्होंने एक नोटिस निकाला कि 1000 मीटर फ्रॉम द आउटर पेरिफेरल वॉल ऑफ द एम्यूनिशन you cannot raise construction. Right. And Dr. Nirmal Singh raised the construction of an illegal house within 567 meters from the outer wall of the ammunition depot, जिसके लिए हमारी जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं नगरोटा के, दे आर ऑलरेडी बिफोर दी हाई कोर्ट. अब मैं पिक्चर में कहाँ से आया, मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँगा. I just clicked few photographs of this house and just put it on my Facebook, जिसमें मैंने कहा कि इसमें वायलेशन हुआ है और कैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन को इतना पैलेशियल हाउस एम्यूनिशन डिपो की वाल के साथ. और आपको मैं बताऊं नवजोत जी, कभी आपको मौका मिले साइट पे जाने का, जहाँ पे उनका गेट है, उनके गेट के बाहर भी साइन बोर्ड्स लगे हैं आर्मी अथॉरिटीज़ के. इट इज़ ए प्रोहिबिटेड एरिया.
and you cannot raise construction because of the ammunition depot. आप मुझे बताइए, What is the current status of that case now? देखिए आर्मी की रिट पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में चल रही और जेडीए ने फ्रेश डेमोलिशन नोटिस जो है वो इनको दे दिया हुआ है निर्मल सिंह जी को, जिसको उन्होंने जे.एंड.के स्पेशल ट्राइब्यूनल में स्टे करवाया हुआ है। मामला जो है अभी स्पेशल ट्राइब्यूनल में चल रहा है, तो सब जुडिस है स्पेशल ट्राइब्यूनल में। We cannot speak much on that matter. हम इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करें, Right. लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, कोशिश की मैंने वही मामलात में उठाऊं, क्योंकि देखिए गरीब तो पहले दबा हुआ है नवजोत जी। मतलब इसमें मैं एक चीज़ पूछ रहा कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म तक आपका रुझान कैसे शुरू हुआ, शुरुआत कैसे हुई? बिकॉज यू आर अ लॉयर, यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस एंड ऑल, ये इस तरफ रुझान कहाँ से कब शुरू हुआ, किस सन में हुआ, और what was the motivation behind you coming into active social activism? मैं आपको सही में कहूँ, अराउंड 2000 जब मैं एज ए इंडिपेंडेंट मैंने अपनी वकालत शुरू की, तो उससे पहले ही जो 96 में गवर्नमेंट आया यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, नवजोत जी बहुत करप्शन, ओके, बहुत जिसे कहते हैं कि नेपोटिज्म। ये आप तथ्यों के आधार पे बात कर रहे हैं? मैं आपको अगर आप कहेंगे मैं लोगों के नाम भी ले लूँगा जिन लोगों ने मज़ा लिया, और मैं आपको सच्ची में कहूँ मुझे बहुत पिंच हो रहा था। पीपल वर बीइंग डायरेक्टली अपॉइंटेड एज अंडर सेक्रेटरी बाय फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट, पीपल वर बीइंग डायरेक्टली अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर एक्साइज। आपने किसी पार्टी को नहीं बख्शा? किसी को नहीं बख्शा, ठीक है। मैं तभी तो कहता हूँ मेरे साथ आए बात करते हैं। शाजिया खान, डॉटर ऑफ M.Y. खान, देन चेयरमैन JK बैंक, कोई हाथ डाल सकता था उस वक्त? कितने मजबूत लोग। शी वॉज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट एज मैनेजर प्रोजेक्ट इन JKTDC. I challenged her appointment in the High Court, and she was made to resign from the job. I got the appointment of then Education Minister's son, who was posted as a tourist officer at Bombay, quashed. ठीक है, अवैस अहमद उसका नाम है। जो लोग उंगलियां उठाते हैं, पहले आइए ना मेरे साथ डिबेट करें ना, बात फिर आगे बढ़ेगी। सर, PSC पे भी कई बार, जैसे 2016 में एक एग्जाम हुआ था, काफी फुरोर हुआ था, तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि फेयर नहीं है, बीच में क्या चल रहा है, उस पर आपका क्या? देखिए मैं, जैसे PSI का स्कैम तो हुआ ही है, जी PSC पे भी कभी कभी सवाल उठाए जाते हैं बच्चों द्वारा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होती स्कोर्स की, जो डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट है सिविल सर्विसेज में, नॉर्मलाइजेशन नहीं ढंग से होती, चेकिंग ऑनलाइन हो रही, सो बच्चों के बहुत सारे शक शुबे हैं। मैं नवजोत जी आपको एक चीज़ कहूँ, पहले हमारे जम्मू के लोग, हमारे जो जम्मू के ये जो लीडर्स, हम एक डमरू बजाते थे कि कश्मीरी और कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो है वो हमारे जम्मू के साथ नाइंसाफी कर रही। आपको पता है ये सेंटिमेंट है जम्मू में किसी? मैं कर रही, तो मैंने अंकुर जी का इंटरव्यू किया था, ठीक है, तो उसमें अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप पावर सेंटर तो जम्मू है ना, पेपर तो आज भी लीक हो रही, ठीक है, कितनी सिलेक्शंस हमारे थ्रू हुई हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, हमारे बच्चों ने कितना शोर मचाया एप्टेक के ऊपर। यू सी हाउ ब्यूटीफुल जजमेंट वाज रिटन बाय जस्टिस वसीम सादिक नरगाल साहब, ठीक है, लेकिन वो भी अभी देख रहे थे जो निर्मल सिंह जी वाला, शायद वो जी निर्मल सिंह जी वाला केस भी, उसमें कहीं पे कुछ हुआ। मुझे मैं बात कर रहा हूँ एप्टेक की जजमेंट की, जिसको एक खूबसूरती दी जस्टिस वसीम सादिक नरगाल ने, लेकिन उस फैसले की स्याही सूखने नहीं दी LG एडमिनिस्ट्रेशन ने, एंड दे गॉट इट स्टेड इन द डिवीजन बेंच। क्या मामला था? वसीम सादिक नरगाल साहब ने कहा था भाई एक टेंटेड एजेंसी जो है आपने उसको क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक, तो ये मुझे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स की जाती है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब आपकी नीयत ही साफ नहीं है नवजोत जी, जब आप चाहते हैं तो प्रूफ हम कैसे इस बारे में बात? आप मेरी एक बात सुनिए, अगर आपकी नीयत साफ है, चाहे उसमें राम सेलेक्ट हो, शकील सेलेक्ट हो या नवजोत सेलेक्ट हो, लेकिन जब आप उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू करेंगे फिर तो गड़बड़ होगी ना। मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप छोड़ दीजिए ना, कुछ इंस्टीट्यूशंस को
सियासत से आप बाहर कीजिए। लेकिन जब तो आप ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस आर पोलिटिसाइज्ड। पोलिटिसाइज्ड, मेरा ये That is a direct, it's a direct attack on the institution itself. आप मुझे बताइए, और आप मुझे एक चीज बताइए, 5 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे जम्मू में और 5 वाइस चांसलर कहाँ से? मैं उन लोगों को सवाल करता हूं जो आज सत्ता का मजा ले रहे हैं। जब जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात चली वीसी लगाने की, जम्मू बंद रहा नवजोत जी कि हमें जम्मू का वाइस चांसलर चाहिए, और एसएस बलोरिया फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी वाज मेड वाइस चांसलर। आज 5 वाइस चांसलर हैं यहाँ पर, कोई यूपी का, कोई बिहार का, कोई दिल्ली का। आज जम्मू में कोई शोर नहीं करता इस बात के ऊपर। आज क्या रीजन है सर? उसका रीजन ये है कि जिन्होंने शोर करना वो सत्ता में। तो बेसिकली इट्स ओनली लुकिंग एट योर ओन साइड। एंड मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ आपके साथ। 5 वाइस चांसलर हैं, मैं कई बार इस मुद्दे पे बोलता हूँ, लेकिन जो लोग जम्मू की बात करते हैं, जम्मू की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो आज इस बात के ऊपर क्यों नहीं बोलते कि क्या इस डुग्गर प्रदेश की किसी माँ ने कोई काबिल ऐसा प्रोफेसर नहीं पैदा किया जो इन 5 में से 3 यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर हो? सर, टेंसी का रिवाइवल हो रहा है पीर पंजाल में, हमने देखा है कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। तो आप कैसे देखते हैं एज एन एनालिस्ट इस सिचुएशन को? 370 के बाद हमने उम्मीद की थी कि काफ़ी हद तक चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, बिकॉज दैट वाज द रीजन व्हिच मेड अस गो टू टेक दिस डिसीजन आल्सो। सो डू यू सपोर्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, एंड 2, डू यू सी थिंग्स चेंजिंग vis-a-vis militancy and security situation? मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि 2 चीज़ों का आश्वासन हमें भारतीय सरकार ने दिया था। एक कि करप्शन को हम डील करेंगे, यहाँ करप्शन बहुत, ठीक है। दूसरा, उलगाववाद को हम कम करेंगे। आज नवजोत जी, जम्मू में पेपर जो है वो 11th क्लास का होता है और पेपर बच्चों को 12th का दिया जाता है। हम इस चीज के लिए सरकार को ब्लेम तो नहीं कर सकते। मेरी अब बात सुन लीजिए ना। अकाउंटेबिलिटी पहले भी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी अब भी नहीं है, तब्दीली कहाँ पे है? करप्शन पहले भी थी। आप मुझे बताइए, पेपर लीक हो रहे हैं, सिलेक्शन जो है वो टेंटेड हैं, सिलेक्शन एजेंसी जो सिलेक्ट की जाती है वो टेंटेड की जाती है। क्या मिलिटेंसी का स्तर इम्प्रूव हुआ है? और जहाँ तक मिलिटेंसी की आप बात कर रहे हैं, देश की सुरक्षा इसमें इन्वॉल्व है। मैं कोशिश करता हूँ इस पर कमेंटबाजी जो है, हाँ, वो एक संजीदगी से हम इस पर बात कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि इट हैज़ ड्रिफ्टेड फ्रॉम कश्मीर टू पीर पंजाल, टू पीर पंजाब वैली। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। ये क्यों हुआ, शिफ्ट क्यों हुआ? बिकॉज वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए हैं ताकि उनको घटना में, जहाँ तक मुझे लगता है नवजोत जी, जितने भी अटैक्स हुए हैं, आप देखिए ढांगरी में बड़ा ग्रुसम अटैक हुआ, राइट, उससे पहले भी अटैक हुए। आप मुझे बताइए, कोई अकाउंटेबिलिटी है? कोई छानबीन है? आप मुझे देखिए, एक तरफ से अटैक्स हो रहे हैं और दूसरी तरफ से आप कमेंडेशन और मेडल्स दिए जा रहे हैं जिन ऑफिसर्स के होते हुए वहाँ पे अटैक हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, पर वो अपनी ड्यूटी तो सही तरह से कर रहे होंगे। हम आप उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल आप मुझे बताइए, नेटवर्क है, एक सिस्टम है, आप मुझे बताइए, हम इस घर में बैठे हुए हैं, इस घर में अगर कोई गड़बड़ होगी तो मेरी कोई आंसरेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी है या नहीं? यस, वी शुड फिक्स अकाउंटेबिलिटी, दैट इज होनी चाहिए ना। ट्रू। आप मुझे से बताइए, पुलवामा अटैक हुआ, सत्यपाल मलिक जी ने बहुत एक रेवोल्यूशन किया था, ठीक है, कुछ हुआ उसके ऊपर, पर सत्यपाल मलिक जी तब क्यों नहीं बोले? ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इस बात के लिए आप एक विस्टल ब्लोअर को गोली मारेंगे? आप मुझे, उसने सच तो सामने लाया, उसने कोई बात तो की, अब आप इस बात के लिए उनको डिस्क्रेडिट करेंगे? आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक शख्स कहता है यहाँ पे करप्शन है, मुझे 300 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, आप तो उसी के पीछे शुरू, कुछ नहीं हुआ। मैं ये चीज़ कहता हूँ, अब देखिए ना, एक्शन लिया ही नहीं गया। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ ना, खूबसूरत चीज़ देखिए ना, जो शख्स बात करता है आज करप्शन के खिलाफ,
जब वो पावर में शायद उसके ऊपर दबाव हो, वो ऑफिस में नहीं बोल पाए, लेकिन अगर उसने कोई चीज़ आपके सामने लाई है तो आपने उसकी क्या हालत की वो तो पूरे देश को मालूम। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप बात कहीं ना कहीं अगर मेरी नाक के नीचे गलत काम हो रहा है, on moral responsibility I should resign. Why am I clinging to a chair just because that is convenient for me, and now it is convenient for me to speak? I am speaking. I am not supporting any political party here. I think it is not the idea that way. But wasn't he also wrong on his part if something wrong was happening? उनको क्या, उनके लिए मॉरली क्या उस वक्त रिजाइन करना सही डिसीजन नहीं था उनका? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं बड़ी आइडियल बात है। अगर तो ये मामला हुआ था तो फिर उसके लिए उनको मैं ये कहूँगा कि बहुत स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए थी। उनको उसी टाइम रिजाइन कर। तो ही इज आल्सो इन द डार्क। मुझे लगता है कि ये बात जो आप कह रहे हैं इसको मानने में मुझे नहीं लगता मुझे कोई दिक्कत होनी चाहिए। राइट। कि कह देते उस टाइम ये बात, प्रधानमंत्री को कहते कि अगर आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू करूं, मैं कंटिन्यू करता हूं, अगर आप कहते हैं आप बोल दीजिए। यस, आप बोल दीजिए, लेकिन मेरे नोटिस में ये बात है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं तो आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल के बच्चे तो लड़ रहे हैं तो वो 2 साल बाद उस बात को लाता है, कहीं ना कहीं स्कूल नहीं, आप बिल्कुल सही बात कहते हैं। जब आप नोटिस में कोई चीज़ आ चुकी है तो आपको ये बात कहनी चाहिए। जिस तरह मेरे नोटिस में ये 34 करोड़ का मामला आया तो मैंने उसी वक्त, अगर आप इसको 10 साल बाद लाते तो इसकी क्रेडिबिलिटी शायद उतनी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप अगर देखिए जम्मू कश्मीर में हमने पहले जॉब्स की बात की, प्राइवेट सेक्टर की बात की, तो प्रॉब्लम क्या है? जैसे 370 से अब थोड़ा तो रिलैक्सेशन भी हो गया रूल्स का, फिर भी प्राइवेट सेक्टर उस तादाद पे नहीं आया जिस तादाद पे आना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पीछे भागते हैं, कितने 2% से भी कम सरकारी नौकरियां हैं, तो हम बच्चों की जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए और क्या ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज, जैसे टूरिज्म है या और भी क्या क्या एवेन्यूज? आप बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए, मैं कहूँगा इस वक्त लास्ट ईयर के अगर मैं आंकड़े आपके साथ शेयर करूं, मुझे लगता है कि शायद ही श्रीनगर में किसी गली में एक छोटा सा गेस्ट हाउस होगा जो खाली रहा होगा मेहमानों के। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें कोई शक नहीं है कि कुदरत ने बड़ी फुर्सत से कश्मीर को बनाया। राइट। अभी आपने इंटरव्यू ही शुरू किया था, हम ही हस्तो, अगर कहीं पे जन्नत है तो वो कश्मीर में। ठीक, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं कि पिछले 40 सालों से नवजोत जी हमारे जम्मू के लीडरों ने राग बड़ा खूबसूरत गाया, हमने कश्मीरी खाइए और हमारा जम्मू की डेवलपमेंट नहीं हुई, उनके बात है। ठीक है, मैं उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूँ, मेरे भाई सनासर की सड़क तो मुझे ठीक करके दे दो। मैं नहीं कह रहा पंचैरी, मैं नहीं कह रहा डुड्डू बसंतगढ़, मैं नहीं कह रहा गोल संगलदान, मैं नहीं कह रहा ये जो उनकी बात भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे ये होनी चाहिए। मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ, पिछले 10 सालों से केंद्र में सरकार कौन सी है? और मुझे आप बताइए नवजोत जी, 18 जून में यहाँ पे ड्यूली इलेक्टेड सरकार भंग हो गई, जून में ना, 18 में, आई थिंक 18 से यहाँ पे किसका राज है जी? एलजी साहब, हमारे महापुरुष जी। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं महापुरुष जी को कितनी बार कहता हूँ कि भाई आप सनासर जाते हैं, आप महापुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विकास पुरुष भी हैं और वो Is it a satire? Not it is satire, I love him. Okay. I love him from core of my heart. Right. ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को डेवलप करने की कसम खाई है। Right. मुझे इसलिए अच्छे लगता है, तभी मैं उनको महापुरुष कहता हूँ। क्या उन्होंने कुछ कदम उठाए ऐसे जो आपको लगता है? बहुत कम, Okay. बहुत कम, मैं आपको साफ बात कहूँगा। देखिए, दिखना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ कहूँ, आपको क्या लगता है कि 370 के बाद कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई जिनके में? कुछ तो बेहतर हुआ होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ बेहतर क्या हुआ। अनबायस्ड है, मैं आपको बताता हूँ बेहतर क्या हुआ। हमारी जो नेशनल हाईवे है, हमारी जो ट्रेन का प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट्स है, हमारी रिंग रोड बनी है, बहुत खूबसूरत है। अखनूर के लिए पर्टिकुलरली बहुत फायदा है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अखनूर आज हम 25 मिनट में पहुँच रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। एकदम। ठीक है, बाकी हमारी जो नहर है जम्मू की, उसके मुकद्दर में गंदगी लिखी हुई है, वो गंदी रहनी है। ये वो नहर कभी नहीं बन सकती जिसमें हम दुआने डालते थे, अम्ब डालते थे और पूरी फैमिली हम जाते थे नहर के किनारे
और इसी नहर का पानी हम पीते थे। मैंने वो वक्त देखा है, ठीक है। जम्मू का पिकनिक स्पॉट नवजोत जी नहर थी, राइट, छोटी नहर बड़ी नहर। मैं आपको साफ बात कहूँगा, राइट, सिर्फ करप्शन, नेपोटिज्म और दूसरी बात, आप देखिए क्या बनी के लोगों का डेवलपमेंट का कोई हक नहीं। वहाँ सरथल देखा सरथल की हालत देखिए, आप देखिए वहाँ, मैं गया हूँ वहाँ पे, लेकिन ठीक है। बिल्कुल आप उजाड़ हो गया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस किस्म की आपने नेशनल हाईवे पे ब्लैक टॉपिंग है, मैं अपने महापुरुष जी से पूछता हूँ वो ब्लैक टॉपिंग सरथल पे क्यों नहीं है, बनी में क्यों नहीं है, वो आप मुझे बताइए। आप टाइम सर मेरी बात सुनिए सर, मैं बात कर रहा हूँ सांबा से लेकर मानसर की सड़क पे चलिए आप मेरे साथ। नवजोत जी मैं आपको क्या बताऊं, 5 साल शैलेंद्र कुमार जी यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी PWD थे, 5 साल। और आप देखिए मानसर जिसकी के रिलीजियस, अगर हम सॉल्यूशंस पे भी फोकस करें कि आगे का रास्ता क्या है हमारी, अब तो स्टेट रही नहीं, हमारे जो जी। केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ, यूटी है हमारी, जो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? वे फॉरवर्ड मैं ये कहूँगा, आप यहाँ पे तरक्की करवाइए, डेवलपमेंट करवाइए, और ये सिलेक्टिव डेवलपमेंट नहीं करवाइए आप। जम्मू के और कश्मीर के तमाम खित्ते डेवलप होने चाहिए, तमाम गांव डेवलप होने चाहिए। जो सड़क रेजिडेंसी रोड पे है वही सड़क रामनगर में भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। वही सड़क सोपुर में भी होनी चाहिए, तो वही सड़क पुंछ में भी होनी चाहिए। कठुआ का ब्रिज अब हम कल गए थे, वो अभी तक नहीं बना है। अभी तक नहीं बना है। हाँ, आप मुझे एक चीज बताइए ना, आप देखिए कल एक DYSP CBI के वीर गति को प्राप्त हो, क्या उनको जाना चाहिए था इस उम्र में? आप स्मार्ट सिटी के काम देखिए, इनके फुटपाथ जो बने हुए हैं उनको तोड़ के नए फुटपाथ बनाए जा रहे हैं। पर क्या पुरानी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया था जो ये वाली सरकार नहीं कर रही? मैं आपको एक चीज कहूंगा, करप्शन बहुत है, खाना पीना बहुत। पहले नहीं थी। आप मैं फिर वही चीज आपको कह रहा हूँ, मतलब आप मुझे चेंज कुछ नहीं हुआ, चेंज कुछ नहीं हुआ। अब हाँ। भी है। चेंज मैं आपको एक चीज कहूंगा, कुछ नहीं हुआ, शायद करप्शन बढ़ी होगी। मैं आपको एक चीज कहूँ, इन्फ्लेशन सर, इन्फ्लेशन के साथ फिर दर बढ़ गई। देखिए ना, देखिए मैंने आपको कहा बड़ी अच्छी पार्किंग मेरे एरिया में बनी है रेडियो स्टेशन के सामने, मैं क्यों ना कहूँ जो काम अच्छा हुआ है। लेकिन करप्शन है, तो मैं कह रहा हूँ ना करप्शन है एकदम। ठीक है। आप देख लीजिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, जो पोस्टिंग्स आप देख लीजिए, आज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर आपको किसी प्राइम पोजीशन पे मिलेगा। आप मुझे बताइए JKPS और JKAS कितने डिप्टी कमिश्नर और कितने SSP इस टाइम? क्या ये सभी नालायक हैं? जो पहली वाली सरकारें थी, अगर वो सर पर जो UPSC से सिलेक्ट होके आते हैं, ऑब्वियसली दे हैव स्टैंड बेटर चांसेस ऑफ प्रमोशन आल्सो, तो वहाँ पे सर आप मुझे बताइए क्या इज देयर एनी डिसेबिलिटी फॉर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दैट ही कैन नॉट मैन ए एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन? he certainly can, but ठीक है, there is a hierarchy that आप मेरी एक बात सुनिए ना, आप एक बात सुनिए। यहाँ पे जो टेंटेड IAS ऑफिसर्स हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, वो जिनके पास 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसका क्या जवाब है मेरे महापुरुष के पास? जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो टेंटेड लोग हैं दे डोंट डिजर्व सेंसिटिव पोजीशंस, आप 10-10 हजार आपने आर्म्स लाइसेंस बनाए हैं। there is lot आप देखिए नवजोत जी, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, यहाँ पे वो ऑफिसर लोगों के जिनकी CBI ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगी है, दे आर होल्डिंग वेरी सीरियस असाइनमेंट्स इन J&K। ये बात कौन करेगा जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? तो जो लोग यहाँ पर गन लाइसेंस बना रहे थे 40-40 हजार, जिनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मनी ट्रेल है, उनको कौन फिक्स करेगा? मुझे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया जी, मनी ट्रेल से बात आई जी, तो जो एक्साइज पॉलिसी का केस है, जी, being an advocate and having a good knowledge of legal and you being a seasoned one at that, could you just demystify for the audience, जम्मू के ऑडियंस के लिए, मसला क्या है वो, अगर आप थोड़ा सा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बिना पढ़े हुए एकदम लेमैनिश लैंग्वेज में मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूंगा, इफ प्राइमा फेशिये देयर इज एन एविडेंस अगेंस्ट श्री
Arvind Kejriwal, I am not with him. Let me tell you. But question is, क्या Arvind Kejriwal is the only corrupt politician in India? क्या But that is true. But do you think? But I say I don't know. I have not read the charge sheet. Right. I have not read the charge. But फिर मैं ये चीज कहूँगा पब्लिक के लिए selective targeting. मैं कहता हूँ सेलेक्टिव टारगेटिंग बंद कर दीजिए आप. That doesn't discount Mr. Kejriwal. No, He has done something wrong. wrong. Absolutely. Definitely. He should be put behind the bars if he's wrong. If he's in the red, he should. I always speak for rule of law. Absolutely. मैं आपको कहता हूँ रूल ऑफ लॉ जो है वो अपहोल्ड होना चाहिए. Right. ठीक है. लेकिन हमारे में कहते हैं ना अपने पुत्र ते बगाने पर कट. ठीक है. ये चीज तो होनी नहीं चाहिए. I have been giving them scams with evidences. ठीक, कोई एक्शन नहीं होता यहाँ जम्मू कश्मीर में. और अब देखिए एक्शन किस पे होगा. आप देखिए, आपको मालूम है एविक्शन ड्राइव्स चलती हैं. जिन खसरा नंबर्स का रेफरेंस हाई कोर्ट की जजमेंट्स में है, लेकिन उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल वो लोग जो वाबस्ता हैं सीट ऑफ पावर के साथ, कोई एक्शन नहीं होता जम्मू कश्मीर. Right, sir. And I have been speaking, I have been quite vocal, नवजोत जी, on these issues. Right. यही तभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने महापुरुष जी के कि सिलेक्टिव मत रहिए. सर, इसमें मेरा एक पर्सनल एक सवाल है. जैसे यू हैव बीन वेरी ब्रेवली एंड करेजियसली टेकिंग अप इश्यूज ऑफ पीपल सिटिंग एट द टॉप ऑफ द लैडर. So, as a person, don't you feel sometimes that you are ruffling a few feathers? मुझे भी अब कभी कभी ये महसूस होता है नवजोत जी कि मुझे भी जिस तरह मेरे बाकी प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, कोर्ट में गए, अपना मुकदमा किया, पैसे अंदर डाले, एंड आई शुड आल्सो गो टू लंदन इन ईयर, पैसे शैसे इकट्ठे करके दुबई जाना चाहिए, मुझे भी घूमना चाहिए. वाई आई एम डूइंग दिस. लेकिन एक ऐसी ताकत है जो मुझे बार बार मुझे नॉक करती है, जो मुझसे काम लेना चाहती है. और ऊपर से जितना मुझे इस डुगर प्रदेश के लोगों ने मुझे प्यार दिया नवजोत जी, जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, मैं रास्ते में चल रहा होता हूँ, शकील साहब आप हैं, हम आपकी वीडियो देखते हैं, सर बहुत अच्छा काम करते हैं आप. इससे ये जो मुझे ग़िज़ा मिल रही है ना, ऑक्सीजन नवजोत जी, तो मैं ये जो कभी सोच आती भी है कि आई मस्ट स्टॉप इट. ऑनेस्टली मैं दिल से बात. Did you ever get any threats? नो, Okay. कभी नहीं. मैं आपको साफ बात कहूँगा कि कभी मुझे कोई धमकी शमकी ये डिपार्टमेंट कभी आया नहीं मेरे पास. Right, that's wonderful. Go ahead. हैं? Correct. सर, अभी हमने बड़ी एक इंटेंस पॉलिटिकल एंड जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं उन पे हमने डिस्कस किया, एंड आई होप जो श्रोता सुन रहे होंगे उन्होंने कुछ वैल्यू निकाली होगी इसमें और कुछ जागरूक भी हुए होंगे. और आपका पैशन देख के दे मस्ट हैव, यू नो, आई एम ऑल फॉर इट एंड आई अप्रिशिएट, यू नो, द वे विद विच कि आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं इतनी बेबाकी से. सर, अभी आपके फ्री टाइम में शेख साहब क्या करते हैं? म्यूज़िक का बड़ा शौकीन हूँ मैं. सर, किसको सुनते हो? मैं आपको बताऊँ, मेहदी हसन को सुनता हूँ. ओह, बहुत मेरे बहुत पसंद है वो. और राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान, रफ़ी साहब, मुकेश. राइट. तो ओल्ड सॉन्ग्स जिसे कहते हैं. कोई आपका सर फेवरेट सॉन्ग जो आप थोड़ा गुनगुनाएंगे, अगर दो लाइनें कोई? ये कश्मीर की कली का एक गाना है, बिल्कुल रफ़ी साहब का, वो जो है ना, इशारों इशारों में दिल लेने वाला. बिल्कुल. आप चाहते हैं मैं हाँ, बिल्कुल सर. एक ही और पूछ. माना के जाने जहां लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों के भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो. बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से. इशारों इशारों
में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। आ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई मीन यू आर सो टैलेंटेड। ये आपका टैलेंट नहीं पता था। ब्यूटीफुल। आई वुड वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन योर लिटरेरी इंटरेस्ट्स एज वेल। सर क्या पढ़ते क्या हैं आप अपने, मतलब लिटरेचर वगैरह कुछ पढ़ते हैं आप? मोस्टली मैं क्योंकि लॉ की किताबें पढ़ने से फुर्सत कम मिलती होगी। मैं आपको बताऊं, जो हमारे अच्छे जो जूरिस्ट हैं, जो एमिनेंट लॉयर्स हैं, जी जी। जो उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं जस्ट इंस्पिरेशन लेने के लिए, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, कि ये देखने के लिए कि क्या उन लोगों ने भी वही शरारतें की हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो कौन सी शरारत है ये जो हम बात कर रहे थे? यही बात है। ओके। तो बस मैं इन चीज़ों से इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि नवजोत जी, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, ये दौलत, शोहरत, सब कुछ यहीं पे रह ये जाए, दुनिया आखिर फानी है और फानी। जान भी एक दिन जानी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपका ये सोशल डिपॉजिट है ना, यही जिंदा रहे। यही कुछ चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे अब ये रफ़ी साहब का कंट्रीब्यूशन है, लता जी का है, मेहदी हसन का है। आप मुझे देखिए, हम किसी चीफ सेक्रेटरी को नहीं याद करते। आप मुझे कोई पूछे कि मैं अपने किसी चीफ सेक्रेटरी से इम्प्रेस हुई या मैं किसी डीजी से, ठीक है, लेकिन जो आप सोशल लीडर्स, जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना, आप देखिए टीएन सेशन जो है, एब्सोल्युटली आई एम अ बिग फैन। मैं भी उनका फैन हूँ। आप मुझे बताइए, मुझे जो अभी इलेक्शन कमिश्नर है या जो चीफ इलेक्शन, मुझे उनके नाम नहीं मालूम। टीएन सेशन सर का मैं एक वीडियो कल मैं सुन कहीं पे आ रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये लीडर्स कैसे चुनने चाहिए। उन्होंने कहा जैसे आप अपनी बेटी के लिए दामाद चुनते हैं ना, आप वो क्वालिटीज देखें तो फिर आप बहुत कुछ देखेंगे, खानदान देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे। मुझे दुख होता है, मैं परसों मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने ये बताया हुआ है कि मतलब दे हेल्ड ए कंडोलेंस मीटिंग के रिगार्डिंग द डिमाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। मुझे बड़ा बुरा लगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारा उस पर यकीन है, हम उस पर सवाल नहीं उठाना, unless we have a credible proof। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस, इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और मुझे फेथ होना चाहिए, जिस तरह मुझे अपनी हाई कोर्ट पे, अपनी सुप्रीम कोर्ट पे फेथ है, इसी तरह जितने भी डेमोक्रेटिक और हमारे चंद्रचूड़ जी के लिए आपका, आई एम आल्सो बिग फैन ऑफ चंद्रचूड़ जी, डीवाई चंद्रचूड़ बहुत बेहतरीन इंसान है। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जितने वाइब्रेंट हैं, और ख़ास तौर पर मेरी उनको सल्यूट है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के एब्सोल्युटली वेरी ब्रेव जजमेंट विदाउट केयरिंग उन्होंने ये जजमेंट दी है, और इसके लिए हमेशा उनको याद रखा जाए। एब्सोल्युटली सर। और हम आप भी बहुत जो काम कर रहे हैं बहुत ही ब्रेव काम है, एंड it's exceptional and commendable, and people of Jammu and Kashmir should be indebted to you and will be indebted to you for the times to come। मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, एब्सोल्युटली। बस मैं समझता नहीं सर, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को लेके, और आज आपने हमें टाइम दिया अपने शेड्यूल में से, और इतनी दिलचस्प बातें की हमने, और आपका एक सिंगिंग टैलेंट भी हमें जानने को मिला। तो एक इट हैज़ बीन अ वेरी गाला टाइम, गुड टाइम, गुड इवनिंग, संडे इवनिंग। So, any concluding message to the youth of Jammu and Kashmir? मेरी अपने ख़ास तौर पर मेरे जो अपना डुगर प्रदेश है, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सवाल कीजिए, सवाल पूछिए। हम लोग सवाल नहीं करते, और फिर हम 5 साल के लिए, जिसे कहते हैं, रोते हैं, पछताते हैं। जब वक्त है, उस वक्त ट्रेन को हाथ दीजिए। जब ट्रेन चली जाती है, फिर उस ट्रेन को जब वो माधोपुर पहुँचती है, वो ट्रेन रुकती नहीं है। मेरा आपसे यही सबमिशन है, क्वेश्चंस कीजिए, शेख शकील को भी सवाल कीजिए, जिस तरह नवजोत भाई ने कही। यही मेरा मैसेज। Thank you so much, sir, for your pearls of wisdom. So, ladies and gentlemen, this was Sheikh Shakil Saab, the man who has, made a space for himself in the legal field as well as in the social circles of Jammu and Kashmir. इसी तरह एक और चैंपियन के साथ, एक और डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी के साथ हम मिलेंगे द नवजोत सिंह शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद।